नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अमेरिका में सत्ता बदल गई है। सत्ता पे डोनाल्ड ट्रंप विराजमान हो गए हैं और उनके सभी साथी भी अब आहिस्ता आहिस्ता कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जो लोग अमेरिका, डेमोक्रेट, लिबरल्स इनके बारे में बात करते रहे हैं अमेरिका में और भारत में, आज ये सवाल उन लोगों से है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से इन लोगों ने डेमोक्रेट की एक पूरी जो लॉबी है, अमेरिका से लेकर के यूरोप, इंग्लैंड और भारत में भी, उन लॉबिस्टों से यह सवाल बेहद मौजू हो गया है कि अपने आका बाइडेन के चरित्र को जरा देखिए कि जाते जाते बाइडेन ने क्या किया। जो बात बाइडेन को करनी चाहिए थी, बाइडेन वो काम नहीं कर रहे हैं। जो बात बाइडेन को सबसे पहले करना चाहिए था, वो बाइडेन नहीं कर रहे हैं, उसके उलट काम कर रहे हैं बाइडेन। जिस इंक्वायरी की बात 2020 में जब बाइडेन सरकार में आए 2021 में, उस वक्त कयास लगाया जा रहा था कि बाइडेन शायद इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। मैं बात कर रहा हूं महामारी कोविड की। ट्रंप की सरकार को गिराने की जो साजिश हुई, या महामारी को जिस प्रकार से एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया ट्रंप की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, उसमें तो लिबरल्स कामयाब हो गए, डेमोक्रेट कामयाब हो गए। ये इतने धूर्त लोगों का समूह है जो डेमोक्रेट वो हर तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं जो ठीक उसके उलट काम करते हैं। लेकिन धूर्तता इनकी ये है कि ये उन शब्दों को सामने में रखते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं। मामला सिर्फ इसके उलट है, लेकिन वो आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को या जनमानस को ये संदेश देने के लिए कि हम लोग डेमोक्रेटिकली सोचते हैं, लिबरल हैं और पूरी दुनिया, पूरे देश समाज के बारे में जो हमारी दृष्टि है वो काफी लिबरल है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन ये जितने लोग हैं, ये सबसे ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक रहे और इसका सबूत महामारी के दौरान इन लोगों ने बेशर्मी से दिया। लॉकडाउन लगाया महामारी नियंत्रण करने के नाम पे, लोगों को घरों में नजरबंद किया, सूचनाएं, सही सूचना लोगों तक न पहुंचे इसका पूरा प्रबंध किया। जिन लोगों ने सवाल किए उनकी जान तक ले ली इन लोगों ने। नौकरी पेशा ने अगर सवाल किया तो उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया। निजी कारोबार करने वाले लोगों ने अगर सवाल किया तो उनके कारोबार को ध्वस्त कर दिया। गवर्नेंस के ऊपर कोई सवाल हुआ तो गवर्नेंस ने उन सवालों को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि लिखित रूप से कहा कि इनके खिलाफ डिवास्टेटिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, और इन लोगों ने लिया। खुद को ये लोग डेमोक्रेट कहते हैं, खुद को ये लोग लिबरल कहते हैं। ये असल में पाप के पुलिंदा हैं। झूठ, ठग, चीट, फ्रॉड
ये सब कृत्य इन लोगों ने किया है। और जाते जाते इन डेमोक्रेट्स ने इस बात का आखिरी सबूत जो बाकी था वो भी इन्होंने पेश कर दिया। महामारी के बाद, महामारी के आउटब्रेक होने के बाद जब ट्रंप की सरकार गई और बाइडेन की सरकार आई, तो बाइडेन के ऊपर एक जिम्मेदारी थी। ट्रंप खुद इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहे थे, लेकिन वो करा नहीं पाए, उनके पास वक्त नहीं था। और ट्रंप उसी वक्त से कह रहे थे कि ये डब्ल्यूएचओ से हमें बाहर जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ एक बहुत ही नॉन क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इमर्ज हो गया है और उनकी साख अब नहीं बची है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भले ही वो अपना नैरेटिव इस बीच में वो चाइना को दें, हालांकि जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं उसके अपॉइंटमेंट में चाइना की बहुत बड़ी भूमिका है और बिल गेट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये जांच की बात होने वाली थी कि महामारी का ओरिजिन क्या है, कहां से हुआ है, लैब से हुआ है या कुछ एनिमल मार्केट से हुआ है, कहां से हुआ है। बाइडेन सरकार में आए और बाइडेन ने इंक्वायरी ऑर्डर किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास इंक्वायरी गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने 3 महीने में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की और उस इंक्वायरी रिपोर्ट का जो रिजल्ट था वो था इनकंक्लूसिव। मतलब उन्होंने कंक्लूड नहीं किया कि महामारी का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां हुआ, इसका असल कारण क्या रहा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो जांच रिपोर्ट थी वो 90 दिन में आई। 3 महीने का उनको वक्त मिला था और 90 दिन में उन्होंने जो जांच की उसका भी रिजल्ट वैसा ही निकला जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने जो जांच करके रिजल्ट दिया था, हूबहू वही रिजल्ट। डब्ल्यूएचओ ने भी जांच करके अपनी रिपोर्ट दी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि महामारी की जो जांच हमने की है वो इनकंक्लूसिव है। हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि महामारी कहां से शुरू हुई, इसका उद्गम स्थल क्या था, कैसे हुआ। बस एक वायरस आ गया प्रकाश में और इसका केंद्र चाइना तो है, लेकिन चाइना में एग्जैक्ट जगह कौन सा है ये पता नहीं चल रहा है। तो मोटे तौर पर जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव एक वर्ग जो चलाना चाहता था, वर्ग क्या, एंथनी फॉची और इको हेल्थ अलायंस, बिल गेट्स, रॉकफेलर के लोग, ये लोग जो फार्मा प्रेमिसेस जिसमें फाइजर, मॉडर्ना, यहाँ पे आपका सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, क्योंकि ये सभी लोग बिल गेट्स से लिंक्ड हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गाबी, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, ये सब लोग मिलकर के जो नैरेटिव बुनना चाहते थे वो यही कि महामारी आ गई है और महामारी का जो उद्गम है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वो चाइना है और ये चाइना के वेट मार्केट से आया है, जो आ, एक खास तरह के जानवर का जो बाजार है वहां से ये आउटब्रेक हुआ है और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया। जिस किसी ने भी इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की, उनके सवालों को या तो पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, टेक डाउन किया गया, टेलीविजन में नहीं चला, अखबारों में नहीं छपा, इंटरनेट वर्ल्ड पे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे टेक डाउन किया गया। फेसबुक ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे ऊपर दबाव था। जो रोगन के आखिरी शो में अभी जो लेटेस्ट शो गया है उसमें फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, झूठे आदमी हैं वैसे वो, लेकिन उन्होंने कम से कम स्वीकार किया कि हाँ, मुझे कहा गया था कि इस तरह के जो भी नैरेटिव्स आते हैं या कोई भी साइंटिफिक डिस्कोर्स, डायलॉग, टॉक्स, कुछ भी आते हैं, कोई भी एविडेंस आता है, आप उसको टेक डाउन कर देंगे। और इसका विक्टिम मैं भी रहा हूं। मेरे भी बहुत सारे शोज को उन्होंने टेक डाउन किया। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार 2021 में मैं फेसबुक पे लाइव करने के लिए पहली बार आ रहा था, मुझे मालूम नहीं था
और उन 2 शब्दों को मैंने लिख दिया। 2 शब्द को उनके बोट ने पकड़ा और इमीडिएटली लाइव होने से 2 सेकंड पहले मेरा फेसबुक ब्लॉक हो गया। तो इसका विक्टिम मैं खुद भी रहा हूं। हालांकि अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और बहुत सारे प्रेशर्स थे, जिसकी वजह से मैंने ये टेक डाउन किए थे। माफी भी मांगा उन्होंने, स्वीकार कर लिया, तो एक प्रकार से माफीनामा है। हालांकि इसकी कीमत उन्हें बहुत चुकानी पड़ी। जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के साथ भी ऐसा कुछ ही हुआ। गूगल ने भी वही काम किया, यूट्यूब ने भी वही काम किया। उस दौरान रंबल, बिटचुट जैसे प्लेटफॉर्म इमर्ज की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, काफी तेजी से आगे बढ़े भी। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। लेकिन जिन लोगों ने एनिमल मार्केट से महामारी के आउटब्रेक होने का नैरेटिव चलाया, जो कि झूठ है, जिन लोगों ने महामारी के दौरान अनाप शनाप प्रोटोकॉल तैयार किए, लॉकडाउन का, मास्क मास्क लगाने का, 2 गज की दूरी का, हाथ धोने का, ये पूरा जो नैरेटिव इनका चला, जिन लोगों ने बनाया, उसके कोई साक्ष्य नहीं, कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं। उनका थ्रस्ट इस बात पर था, पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो बूटी का निर्माण कैसे हो जाए, जल्द से जल्द बूटी बने और बूटी मार्केट में बिकना शुरू हो जाए, और वही एकमात्र रेमेडी बनी। इन्होंने ही ये नैरेटिव दिया। 2-3 प्रकार के नैरेटिव थे। एक तो, और ये सब जो नैरेटिव चला था, वो कैसे कैसे बना, इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे शामिल हुई, एयरलाइंस इंडस्ट्री कैसे इसमें शामिल हुई, हॉस्पिटैलिटी इसमें कैसे शामिल हुई, और मेडिकल हेल्थ केयर इसमें कैसे शामिल हुआ, जर्नल्स कैसे शामिल हुआ, मीडिया कैसे शामिल हुआ, अदालतें कैसे शामिल हुई, सबका एक कोलैबोरेशन किया गया कि अगर कोई इस पर सवाल उठाए, वो मामला कोर्ट में जाए, तो हमारे ही वकील वहां पर मौजूद हो, हमारे ही जज मौजूद हो, उसको सुनी ना जाए। महामारी के नाम पर कहीं नहीं सुनी गई दुनिया भर में। दुनिया भर की अदालतों ने वही व्यवहार किया जो उनको डर दिखाया गया था। मीडिया में एक ही नैरेटिव चलानी थी कि बहुत भयंकर महामारी है और इससे 3%, 4%, 5% लोगों का मौत हो सकता है, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ये नैरेटिव फैलाया गया। इसके बाद इससे बचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, तो लॉकडाउन हो सकता है। लॉकडाउन किया गया, मास्क हो सकता है, पीपीई किट तैयार किए गए, अलग अलग तरह के कुछ दवाइयों का प्रोटोकॉल चला, 2 गज की दूरी हुआ। तो ये सारे प्रोटोकॉल तैयार करके पूरा एक प्रकार से डर का माहौल तैयार किया गया, वातावरण तैयार किया गया। और इन सभी मुद्दों पर अगर कोई काउंटर सवाल करे, साक्ष्यों के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर, तो उनकी बात नहीं सुननी है। उन्हें फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर करना है, उन्हें अनसाइंटिफिक कहना है, उन्हें यह कहना है कि ये विज्ञान विरोधी है, ये नॉनसेंस है, ये आपकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इस प्रकार के नैरेटिव को चलाने का कुकर्म किया, और उसमें मीडिया, अदालत, फार्मा प्रेमिसेस, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन, दुनिया भर की सरकारें इसमें शामिल रही। कोई एक देश नहीं, दुनिया भर की सरकारें इसमें शामिल की गई और शामिल हो गई, उनको शामिल करा लिया। अगर कोई एक सरकार कोई विरोध भी करे तो उसकी बात नहीं। स्वीडन ने अपने यहां लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन स्वीडन की बात को आप किसी मिनिस्ट्री मीडिया में नहीं देखेंगे कि स्वीडन ने अपने यहां लॉकडाउन नहीं किया है। हमारे जैसे लोग इन सवालों को उठाते रहे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग थे, वो मूलतः अमेरिकी थे, और अमेरिका में भी लिबरल्स थे, और अमेरिका में भी बाइडेन के साथ वो गैंगअप थे। ये बिल गेट्स, ये एंथनी फॉची, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर रहे, और 1 साल 2 साल नहीं, सालों साल डायरेक्टर, ये एंथनी फॉची। ये एंथनी फॉची एक ऐसा पर्सनालिटी है इस पूरे महामारी में,
जिसे आप कह सकते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, किसी एक व्यक्ति को, तो सबसे पहले एंथनी फॉची को गिरफ्तार किया जाए, बाद में बिल गेट्स को गिरफ्तार किया जाए। बिल गेट्स उतना ही गुनहगार है जितना एंथनी फॉची है, बल्कि उससे ज्यादा है गुनहगार। लेकिन किसी एक व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने की बात हो सकती है तो वो एंथनी फॉची है, क्योंकि एंथनी फॉची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर रहे और उनके ही सौजन्य से ये सारे नैरेटिव चलते रहे। उन्हीं के सौजन्य से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बात को दबाया गया। उन्हीं के सौजन्य से इको हेल्थ अलायंस और वुहान इंस्टीट्यूट और वायरोलॉजी के बीच में जो अलायंस था अमेरिकी इको हेल्थ अलायंस की, उसको दबाया गया। इन्होंने ही मीडिया में अलग अलग ब्रीफिंग दी। ये सबको समझाते थे मीडिया को कि क्या बोलना है। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का दायित्व इस व्यक्ति ने संभाल लिया था और यही व्यक्ति था जो उस दौरान कोविड पर किताबें लिख करके रॉयल्टी भी कमा रहा था। यह व्यक्ति मल्टी बिलियनर हो चुका है, मल्टी बिलियनर। अकूत संपत्ति इसने अर्जित की है। करोड़ों के मृत्यु का जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है वो एंथनी फॉची है। और इसी एंथनी फॉची को जाते जाते बाइडेन ने ऑफिशियली माफी दे दी है। अनकंडीशनल पार्डन इसको कहते हैं। ये जो पत्र आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, ये अनकंडीशनल पार्डन को आउटगोइंग राष्ट्रपति बाइडेन ने साइन कर दिया। इसके साथ साथ सिर्फ एंथनी फॉची को नहीं, वो अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को भी माफी दे दिया जो करप्शन के, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है। बाइडेन के परिवार वालों के ऊपर जो करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो गंभीर हैं। उन गंभीर आरोपियों को भी इन्होंने अनकंडीशनल पार्डन कर दिया, माफी दे दी। लेकिन सवाल है, अपने परिवारजनों के बारे में तो समझ में आती है कि भाई उनको लालच हो गया कि अब हम इतना कर देते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। एंथनी फॉची पर तो अभी किसी ने कोई केस दर्ज नहीं किया। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों उन्होंने लिया, क्या संदेह हुआ? और प्रेसिडेंट के इस माफी का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? क्या आने वाले प्रेसिडेंट इस माफी को स्वीकार करना उसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको मालूम है वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को अमेरिकी प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है। सुप्रीम पावर है अमेरिकी प्रेसिडेंट को, और वो अपने पावर का इतना बेजा इस्तेमाल किया है, इतना बेजा इस्तेमाल किया है कि इतिहास में इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप साबित हो गया है, सारे साइंटिफिक डेटास आ चुके हैं, फेसबुक ने कबूल कर लिया है कि मुझे कहा गया कि हम जो भी काउंटर साइंटिफिक नैरेटिव्स आते हैं वैज्ञानिक साक्ष्यों के हिसाब से उसे टेक डाउन करें। यह साबित हो चुका है। खुद फेसबुक के मालिक ने स्वीकार कर लिया है कि हां, हमारे ऊपर यह दबाव था। अब किस बात की सबूत का इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद फार्मा माफिया के इशारे पर इन्होंने क्या क्या किया उसके सारे सबूत हैं। महामारी के दौरान इन्होंने इको हेल्थ अलायंस के डायरेक्टर से किस प्रकार से बात की, मेल का आदान प्रदान किया, किस प्रकार से इको हेल्थ अलायंस के लोगों ने इन्हें कहा कि साहब इस पूरे न्यूज को रोकना पड़ेगा क्योंकि ये मैसेज ये जा रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस लीक हुआ है। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इको हेल्थ अलायंस और लैब दोनों के सहयोग से गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, और उस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को इनडायरेक्टली अमेरिकी सरकार पैसे दे रही थी, एनआईएच पैसे दे रही थी। एनआईएच डायरेक्ट नहीं दे रही थी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को पैसा, वो इको हेल्थ अलायंस को दे रही थी, और इको हेल्थ अलायंस फंड कर रहा था
वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को। ये ट्रेल था पैसे का, ये रिश्ता था। तो उन्होंने आनन फानन में आके कह दिया कि साहब अगर ऐसा हुआ तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। इको हेल्थ अलायंस के लोग कह रहे थे कि इस नैरेटिव को दबाइए, ये नैरेटिव जितना आगे जाएगा हमारा नुकसान बहुत होगा, इस नैरेटिव को किसी प्रकार से रोक दीजिए। और उस नैरेटिव को रोकने के लिए एंथनी फॉची ने वो सारे हथकंडे अपनाए जो उन्हें नहीं अपनाने चाहिए थे। लास्ट कांग्रेशनल हियरिंग में एंथनी फॉची को सारे सवाल पूछे गए। एंथनी फॉची ने कहा कि सर मेरे ऊपर बहुत थ्रेट है, मेरे फैमिली के ऊपर थ्रेट है। थ्रेट तो होना ही चाहिए। जिसके परिवार में मौतें हुई हैं, जरा उनसे एंथनी फॉची पूछिए आप। तो एंथनी फॉची को यह डर लग गया था कि सरकार बदल गई है और कहीं हमारे खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल जैसा कुछ न चल जाए, कहीं हमारे खिलाफ एक दो नहीं लाखों लोगों की मौत की जिम्मेदारी न फिक्स कर दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ लोग भी सड़क पर आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जांच एजेंसी हमारे खिलाफ कुछ ऐसी रिपोर्ट दे दें जिससे हमें जेल जाना पड़े। और उसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। ओवल ऑफिस में ये देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राष्ट्रपति ऑफिस में जो ऑफिशियल कार्यालय है उसमें राष्ट्रपति के चेयर पर संभवतः बैठे हुए हैं एंथनी फॉची। हां बिल्कुल, ये राष्ट्रपति के चेयर पर ही बैठे हैं एंथनी फॉची। और खुद बाइडेन उन्हें बिठा करके एक और शख्स के साथ दोनों फोटो खिंचा रहे हैं, दोनों खड़े हैं और खुद एंथनी फॉची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो प्रेसिडेंट का चेयर है। मतलब एंथनी फॉची और बाइडेन के बीच इतना गहरा रिश्ता हो गया है, इतना गहरा रिश्ता हो गया है। और मैं आपको और बताऊं, बराक ओबामा और एंथनी फॉची के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। मैं पहले बराक ओबामा को समझता था कि शायद ये सेंसिबल व्यक्ति हैं, ये मानवता के खिलाफ किसी भी कार्य में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब मुझे पता चला है कि उनकी संवेदना हवा हवाई है। मानवता के खिलाफ सबसे बड़े अपराध में वो भी शामिल थे, बिल क्लिंटन भी शामिल थे और ये नए प्रेसिडेंट बाइडेन भी शामिल थे। मित्रों, बाइडेन ने इन सभी प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ दिया है। बाइडेन ने वो अनपार्डनेबल एक्ट को पार्डनेबल बना करके माफी दे दिया है, लिखित माफी दे दिया। उस माफी में क्या लिखा हुआ है, जरा मैं आपको, अगर ये होता है तो मैं पढ़ के 1 मिनट सुनाता हूं। और ये माफी कब से है? 2014 से है। डॉक्टर एंथनी फॉची, ए फुल एंड अनकंडीशनल pardons for any offenses against the United States which he may have committed or taken part in during the period from January 1, 2014 through the date of this pardon arising from or in any manner related to his service as director of National Institute of Allergy and Infectious Diseases, as a member of the White House Coronavirus Task Force or the White House COVID-19 response team, of as chief medical advisor to the president, in testimony whereof I have hitherto
signed my name and caused the scale of the Department of Justice to the affixed. अब आप कल्पना कीजिए 2014 से जो कोई भी कृत्य इन्होंने किया होगा, इनका मतलब इनको मालूम है कि 2014 से ये कुकृत्य कर रहे थे। 2014 के पहले एंथनी फॉची सेंसिबल लगते थे और बहुत ज्यादा आप उन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ जो इस व्यक्ति ने सब कुछ अपना बदल लिया? फार्मा के साथ इन्होंने, और ये बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स है, फार्मा के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। जो स्क्रिप्ट फार्मा लिख करके देती थी उसी स्क्रिप्ट को एंथनी फॉची पढ़ता था, और एंथनी फॉची ने उसके बाद ये प्लानिंग की कि इस तरह का कृत्य करेंगे तो हम बच जाएंगे। उन्हें आशा थी कि शायद हम आराम से निकल जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति को मालूम हो गया था कि ये व्यक्ति बचने ना पाए। दुनिया भर में जो करोड़ों लोगों की मौत हुई है, उसके अगर सबसे बड़े गुनहगार कोई एक शख्स है बिल गेट्स के साथ साथ, तो वो ये व्यक्ति है, एंथनी फॉची। बिल गेट्स तो उससे भी बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वो इस पूरी महामारी में अपना व्यापार ढूंढ रहा था, पैसे बना रहा था और लोगों को प्रोत्साहित करता था कि इस तरह का कृत्य करिए। दो he was not a scientist, he is not a scientist, even he is not a competent engineer. He is a fraud, cheat, thug, dropout, culprit. He has appeared so many times in congressional hearing. So many times congressmen grilled him. तो ये व्यक्ति कोई विजार्ड नहीं था, ये व्यक्ति कुकृत्य में शामिल रहने वाला व्यक्ति है, और ये व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये लाइजनर है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में भी अब इसका स्टेक नहीं है। ही इज ए लाइजनर बेसिकली। ये टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट की भी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी किसी से इन्होंने चुराई थी, क्योंकि बाप इसका बैंक वैंक में सलाहकार था, ये भी बैंक वैंक के लिए काम करता था। तो माइक्रोसॉफ्ट की भी टेक्नोलॉजी की इसने चोरी की थी, ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये एक ड्रॉप आउट, अपने किस्म का थर्ड ग्रेड का इंसान जो जेफरी एप्स्टाइन से रिश्ता रखने वाला था, इस व्यक्ति ने और एंथनी फॉची ने मिलकर के पूरी दुनिया को गुमराह किया। फिर पीछे तो आप फाइजर चले जाइए, मॉडर्ना चले जाइए, फार्मा प्रेमिसेस कोई भी ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, एस्ट्राजेनेका, यहाँ पर कोविशील्ड वाले सीरम को ले लीजिए, भारत बायोटेक वाले कोवैक्स को ले लीजिए। इन सारे मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिसिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, इन सबको इन्होंने एक प्रकार से अपने कब्जे में ले लिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि इनका इन्फ्लुएंस क्या क्या है, वो आपको देख लेंगे। ये मैंने आपको अपने स्क्रीन पे डाला है, इसे भी आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस क्या है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ एंथनी फॉची जिस प्रकार से कॉल ले रहा था, उनको मालूम था कि रिजीम बदल गया है, ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप के साथ एलोन मस्क आ गए हैं, उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी बनकर के रॉबर्ट एफ कैनेडी आ रहे हैं। पूरे हेल्थ को लेकर के अमेरिका में पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत रॉबर्ट एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के पुत्र, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, जबकि वो खुद एक डेमोक्रेट रहे हैं। पहले तो ये हो रहा था कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से, लेकिन डेमोक्रेट्स ने उन्हें घास नहीं डाली, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो ऑलरेडी माफियाओं के चंगुल में जा चुका है। ये माफिया यूनिवर्सिटीज में तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट को, प्रोफेसर को। ये माफिया अदालतों में वकीलों और जजों को तैयार कर रहे हैं। ये माफिया फार्मास्यूटिकल्स में कंप्रोमाइज्ड मैन्युफैक्चरर को तैयार कर रहा है। गवर्नेंस में ये माफिया ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियन को खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन्होंने खरीदा भी है। तो इनको ये लग गया कि रिजीम जैसे बदलेगा, हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी।
अभी हुई नहीं है, लेकिन एप्रीहेंशन इतना है, शंका इतनी है, डर इतना है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही ट्रंप ने यह साइन किया कि डब्ल्यूएचओ से हम बाहर जा रहे हैं, ये सारे लोग डरे हुए थे। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस जो डॉज है, वो अभी आने वाला है प्रकाश में, और वो फिर आपको नानी की याद दिला देगा। छठी की दूध ना पिला दिया तो फिर की। ले आप ये मान के चलिए कि एंथनी फॉची के खिलाफ कार्रवाई तो होगी। ये और बात है कि ये जो पार्डन है वो एक सील्ड के रूप में वो लेके आ गया। उन्हें सोचिए किस प्रकार से सत्ता का किस प्रकार से बेजा इस्तेमाल कर सकता है डेमोक्रेट। भारत के वो जो दलाल हैं, भारत के जो वो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तारीफ करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, आप पक्का मान के चलिए कि ये सभी उसी गैंग के हैं और उसी तरह का विचार भी रखते हैं। भारत में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका जो कुछ ग्रुप है, वो अनफॉर्चुनेट कहेंगे, ज्ञान के अभाव में कहेंगे, लेकिन उनके साथ अलाइन हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत खुश नहीं है, मोदी से खुश नहीं है। लेकिन क्या पता, भारत को अपनी डिप्लोमेसी संभालने आती है, भारत अपनी डिप्लोमेसी को संभाल लेगी और हम यकीन करते हैं कि भारत अपनी डिप्लोमेसी को संभालेगा। लेकिन एंथनी फॉची को पार्डन करके, माफीनामा दे करके बाइडेन ने एक अपराध कर दिया है। इस व्यक्ति को माफी नहीं दी जा सकती। ये करोड़ों के हत्यारे हैं और करोड़ों की हत्या का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और इनको कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। इन जैसों को कोर्ट में घसीटा जाना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एलन मस्क के गाइडेंस में या उनकी देखरेख में, जय भट्टाचार्य जैसे डॉक्टर्स की देखरेख में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और ऐसे बेईमान को, जो मानवता विरोधी जिन्होंने काम किया है, धूर्तों को, ठगों को, जिसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, उनको निश्चित रूप से बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। मैं एलन मस्क की बात कर रहा था। एलन मस्क छिपे नहीं, खुल करके सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है, ये मानवता का चुनाव था। ये चुनाव अमेरिकन इलेक्शन नहीं था, मानवता को बचाने का चुनाव था कि कैसे धूर्त लोगों को एक्सपोज किया जाए, झूठों को एक्सपोज किया जाए। अभी भी वो एक कैंपेन चलाने में लगे हुए हैं कि ट्रंप और ट्रंप की टीम एंटी साइंस है और इनका जो गवर्नेंस मॉडल होगा वो बहुत गलत होगा, चाहे वो इमिग्रेंट की समस्या को लेकर हो, चाहे अन्य समस्या चाइना अमेरिका रिलेशन को लेकर के हो। किसी भी समस्या पर ये दोनों चाहते हैं कि एलन मस्क और ट्रंप को डिफेम किया जाए। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप मान करके चलिए कि इनके माफीनामा पर दस्तखत के बाद भी एक तो भगवान के दरबार में वो क्या मुंह दिखाएंगे एंथनी फॉची, वहां जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जरूर एलन मस्क कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और आरएफ कैनेडी भी रास्ता निकालेंगे अलॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप कि कैसे इस जैसे व्यक्ति को पनिश किया जाए, ताकि विज्ञान में इस तरह का कोई कुकृत्य आने वाली सदियों तक न करे और पीढ़ियां उनके कुकृत्य पर होने वाली सजा को याद रखे। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ एलन मस्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।